वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम यूनिट 5th कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा था और उसके उपयोगों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे और ध्वनि का अपवर्तन, और हम ये देखेंगे कि ध्वनि के अपवर्तन के क्या उदाहरण है, कहाँ पर हमारे को ध्वनि के अपवर्तन का प्रभाव दिखाई देता है। तो अपवर्तन की घटना हम सभी जानते हैं प्रकाश के संदर्भ में, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह बाउंड्री के ऊपर थोड़ा अपने मार्ग से डेविएट हो जाता है या विचलित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ध्वनि तरंगे भी जब एक माध्यम से भिन्न घनत्व के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो whenever sound waves enter from one medium to another medium having different density, then they get deviated from their original path, and that is known as refraction of sound. तो ध्वनि तरंगे अपने मार्ग से तभी विचलित होंगी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मीडियम, देखो, दो अलग अलग प्रकार के मीडियम हो सकते हैं, लेकिन ध्वनि में विचलन कब होगा? जब दूसरा माध्यम पहले वाले माध्यम के से अलग घनत्व का होगा। अगर समान घनत्व के दो माध्यम है तो ध्वनि तरंगों में विचलन नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश में भी कुछ ऐसा ही रहता है, डेंसिटी डिपेंडेंट होता है। तो अब हम इसके जो उदाहरण है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के, वो पढ़ लेते हैं। वो हम डेली लाइफ में महसूस करते हैं, लेकिन उसका रीज़न हमें नहीं पता होता। आप सभी ने एक चीज़ करी होगी, हम उसका सबसे पहला बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है ताप की भिन्नता के कारण अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। देखो, रात के वक्त आपको कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत दूर कोई, जैसे किसी मंदिर में भजन चल रहे हैं या कोई शादी पार्टी में गाने चल रहे हैं, बहुत दूर चल रहे हैं, लेकिन रात के वक्त वो आपको सुनाई देते हैं। ठीक है, और दिन के वक्त वही गाने वगैरह अगर दिन में बज रहे होते हैं तो वो हमें इतने सुनाई नहीं देते, स्पष्ट रूप से रात को सुनाई देते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि भाई शांति है रात को, इसलिए सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक ध्वनि के अपवर्तन की घटना का होना, ये एक्चुअल में ये आवाज़ हमें जो स्पष्ट रूप से रात को सुनाई देती है, बहुत दूर की आवाज़ भी, वो हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के ऊपर आधारित है। कैसे, ये अभी हम समझ लेते हैं, बड़ा ही आसान है। देखिए, इसको समझने से पहले आपको अपवर्तन के बारे में दो चीज़ें ध्यान देनी होंगी। हमें मालूम है दो माध्यम है, तो दोनों माध्यमों का घनत्व अलग अलग है। तो जिस माध्यम का घनत्व कम है उसको हम रेरर मीडियम या विरल माध्यम कहते हैं, और इसको मैंने R से प्रदर्शित किया हुआ है यहाँ पे। और जो सघन माध्यम होता है, यानी जिसकी घनत्व जो है दूसरे माध्यम के अपेक्षा ज़्यादा है, डेंसिटी उसकी दूसरे माध्यम के की तुलना में ज़्यादा है, उसको हम डेंसर मीडियम या सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर D से प्रदर्शित किया हुआ है। तो R और D, रेयरर और डेंसर मीडियम, इसमें ये देखा गया है कि जब भी कोई तरंग रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमेशा वो विचलित तो होगी अपने मार्ग से, लेकिन वो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की तरफ झुकेगी। अगर वो वास्तव में चल रही होती तो वो इस रास्ते पे जाती, एक मिनट, हाँ सीधा नहीं बन रहा, यूं चली जाती। ठीक है ना, एक सेकंड। अब अगर हम इसका पाथ देखें
तो वो क्या सीधी सीधी यूं जा रही होती। ठीक है, अभी भी सीधी नहीं बनी मेरी, लेकिन प्रकाश की किरण कुछ इस पाथ को ट्रेस करती अगर माध्यम में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन माध्यम में परिवर्तन होने के कारण वो अपने मार्ग से विचलित होती है और अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये घटना तो होती है जब कोई तरंग रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। अब हम दूसरी बात करें, जब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब भी कोई प्रकाश की या कोई भी तरंग एंटर होती है तो उसका पाथ तो ये था, इनिशियल पाथ तो ये था। ठीक है, इस पाथ पे वो चलती, लेकिन वो अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज, ये घटना आपको ध्यान में रखनी है कि रेयरर टू डेंसर होगी तो वो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और डेंसर टू रेयरर होगी तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो इसी घटना से के कारण ही ये जो मैंने आपको बताया वो सारा इस पर आधारित होता है। अब देखो क्या होता है, रात में आपको आवाज, बहुत दूर की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है, और दिन में आपको वही उतनी दूरी से वो जो आवाज उसी गति से बज रही है, भले शांति हो लेकिन फिर भी आपको नहीं सुनाई देगी। मान लो आपके लॉकडाउन लगा हुआ है और आप कोई व्हीकल वगैरह नहीं चल रहे, या बहुत तेज गर्मी है, कोई बाहर निकल ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको वो जो आवाज वहां पर बज रही है वो आपको सुनाई कम देगी। तो उसकी घटना को हम कर लेते हैं। तो क्या होता है, दिन के समय सूरज की गर्मी के कारण जो अपना सरफेस ऑफ अर्थ है वो बहुत गर्म हो जाती है। तो पृथ्वी के पास वाली जो परतें हैं उसका टेम्परेचर जो है ऊपर वाली परतों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि जो वायु धरती के तल के संपर्क में होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ऊपर चलते हुए उसके अलग अलग लेयर्स में टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो अतः दिन में ध्वनि का वेग तल के पास अधिक होता है। अब ये है कि आपका जो ध्वनि है उसका जो वेग है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इस कारण से, क्योंकि नीचे की परत का तापमान ज्यादा होता है, तो ध्वनि का जो वेग है वो तल के पास अधिक होता है और ऊंचाई के साथ घटता चला जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है वेलोसिटी भी कम होती चली जाती है। अतः दिन में ध्वनि स्रोत से तरंगे अभिलंब की ओर झुकती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो नीचे वाली जो है वो हमारी कौन सी हो गई, रेयरर मीडियम हो गया, और ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है वो डेंसर मीडियम हो गया। तो हम रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकना शुरू होगी। तो ध्वनि स्रोत से तरंगे जो है अभिलंब की ओर झुकती हैं और पृथ्वी से दूर होती जाती हैं। ठीक है, अतः अब इस कारण से क्या होगा, अगर कोई एक सोर्स है उसकी ध्वनि जो है वो कुछ ही क्षेत्र में सुनाई देती है। ये देखो, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये आपके अलग अलग लेयर्स है ना। इन लेयर्स में जैसे वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे करते हुए वो कुछ इस तरीके से रहेगी। तो वो एक लिमिटेड एरिया में ही आवाज सुनाई देगी। अब इसका उलट क्या होता है, जब रात में पृथ्वी का तल ठंडा हो जाता है तो वायु का ताप जो है नीचे वाली परतों का कम हो जाता है और ऊपर वाली परतों का ज्यादा होता है। तो अब क्या होगा, नीचे वाली परतें डेंसर मीडियम की हो गई और ऊपर वाली परतें रेयरर मीडियम की हो गई। तो वो क्या हो गए, ध्वनि तरंगे जो हैं वो अभिलंब से दूर होती चली जाती हैं। दूर होते होते एक बार वो कंडीशन आ जाती है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और उस कारण से वो वापस यूं लौटना शुरू हो जाती है, पृथ्वी की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है। और जब वो मुड़ के नीचे पहुंचती है तो वो बहुत दूर तक सुनाई, मतलब यहाँ जो एरिया है यहाँ पर सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, अतः ध्वनि स्रोत तरंगे अभिलंब से दूर होती जाती हैं और इस प्रकार तरंगे पृथ्वी की ओर मुड़ती हैं। इससे एस की ध्वनि काफी दूर तक सुनाई देती है। तो ये रीजन है अपन को रात को स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, बहुत दूर का जो गाना, अगर कोई संगीत या कुछ भी कोई आवाज हो, और दिन के वक्त वही आवाज आपको कम सुनाई देती है। तो ये परावर्तन की, अपवर्तन की घटना यानी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के कारण ऐसा होता है। दूसरा इसका उदाहरण बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो है साइलेंट जोन, नीरवता के क्षेत्र।
अब नीरवता के क्षेत्र क्या होते हैं, अब ये तो अपन ने महसूस नहीं किया हुआ, लेकिन जो लोग विस्फोटक और ये जैसे माइंस एरिया में काम करते हैं उन लोगों ने महसूस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज कोई विस्फोट होता है, उसकी ध्वनि आसपास के स्थानों पे तो सुनाई देता है, लेकिन कुछ एरियाज को छोड़ के फिर बहुत दूर के जो स्थान है वहां पे भी सुनाई देता है। ठीक है, तो इसका मतलब बीच में कुछ एक ऐसा रीजन आ जाता है जहां पर आवाज सुनाई ही नहीं देती विस्फोट की, लेकिन उससे दूर वाले जो है वो सुन लेते हैं। तो वो जो बीच का एरिया जहां विस्फोट की आवाज सुनाई नहीं देती उनको हम साइलेंट जोन्स कहते हैं या नीरवता का क्षेत्र कहते हैं। कभी कभी भारी विस्फोट की ध्वनि विस्फोट के पास के स्थानों तथा बहुत दूर के स्थानों पर तो सुनाई देती है, जबकि बीच के बहुत से स्थानों पर सुनाई नहीं देती। यह क्षेत्र नीरवता के क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये भी मुख्यतः इसका जो कारण है वो भी ध्वनि तरंगों का अपवर्तन है। कैसे है, ये भी बड़ा सिंपल सा वही ऊपर वाला ही कंडीशन है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो असल में क्या होता है, वायुमंडल का जो ताप है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो घटता जाता है। ठीक है, ठंडा होता जाता है। अपन को पता है हाइट्स पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन 17 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद टेम्परेचर वापस बढ़ने लगता है, क्योंकि बाहर से तो कॉस्मिक रेज वगैरह का जो इफेक्ट है वो आउटर एटमॉस्फेयर है उस पर तो आता है। तो 17 किलोमीटर्स के बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। तो विस्फोट की ध्वनि तरंगे जब ऊपर उठती हैं तो क्या होता है, वो वाली घटना हो रही होती है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही होती है, तो वो वाली घटना होती है। लेकिन जब 17 किलोमीटर, क्योंकि विस्फोट की जो ध्वनि है, विस्फोट बहुत तीव्र होता है तो उसकी जो वेव्स हैं उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो वो क्या है, शुरुआत में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होने के कारण ये ऊपर उठती हैं, लेकिन 17 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि वो वापस उसको जो नाइट वाला है उसमें डेंसर टू रेयर मीडियम वाली कंडीशन मिल जाती है, और उसके बाद वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ के जो लोग हैं उनको तो सुनाई देगा, उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं उनको सुनाई देगा। इन दोनों रीजन्स के बीच में एक रीजन ऐसा होगा जहां पर ध्वनि पहुंची ही नहीं, यहाँ के जो लोग हैं उनको इस विस्फोट के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, उनको वो आवाज सुनाई ही नहीं देती, और ये जो रीजन है ये साइलेंट जोन बन जाता है। तो ये हमारी अपवर्तन की घटना के दो उदाहरण थे जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, और इनका रीजन जो है वो ध्वनि में अपवर्तन है। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ हम एक चीज और बात करेंगे, ध्वनि का विवर्तन। तो ध्वनि का जो विवर्तन है, विवर्तन वैसे होता क्या है, ध्वनि अगर हम विवर्तन की बात करें प्रकाश के संदर्भ में तो हम ये कहते हैं कि किसी तरंग का रास्ते में अगर ऑब्स्टिकल आ जाए तो उस कारण से उसका मुड़ना जो होता है उसको हम विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के लिए भी हम कहते हैं प्रकाश सीधी गति में चलता है, लेकिन उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो वो उससे मुड़ जाता है, और ये मुड़ने की जो घटना है उसको हम विवर्तन कहते हैं। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, विवर्तन की घटना हमेशा नहीं होती। वह विवर्तन की घटना आपको कब दिखाई देगी, वो विवर्तन की घटना आपको जब जो ऑब्स्टिकल है, जो बीच में रुकावट आती है, उसकी जो डायमेंशन है, उसकी जो विमा है या उसकी चौड़ाई लंबाई है वो किसके बराबर हो, जो सामने से आने वाली ध्वनि तरंग है उसके कोटि की होनी चाहिए, यानी दोनों की जो लंबाई का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऑब्स्टिकल बहुत छोटा और तरंग दैर्ध्य बहुत बड़ी हो, या तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी हो और ऑब्स्टिकल बहुत बड़ा हो। ऐसा होगा तो आपको विवर्तन की घटना नहीं दिखाई देगी। अब ध्वनि तरंगों में विवर्तन की जो घटना है वो बहुत आसानी से हो जाती है। अब कैसे, आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। आप एक कमरे में बैठ के जोर से बोलिए, आपको दूसरे कमरे में आवाज सुनाई देती है,
आराम से सुनाई देती है। वो कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि ध्वनि आपने इस कमरे में आप बैठे हुए थे और इस कमरे में आप को ध्वनि सुनाई दी, तो वो क्या हुआ, ध्वनि जो है वो यहाँ से मुड़ मुड़ा के जो भी गेट था वहां से आपके पास पहुंच गई। ठीक है। अब ये मुड़ी क्यों? क्योंकि रास्ते में ध्वनि निकलने लगी तो उसको रास्ते में ऑब्स्टिकल मिले, दरवाजा मिला, कुर्सी मिली, खिड़की मिली, और वो उनसे टकरा टकरा के मुड़ती गई और दूसरे कमरे में पहुंच गई। लेकिन जब आप इस कमरे में लाइट जलाते हैं तो इस कमरे में उजाला कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विवर्तन की घटना यहाँ पर नहीं होती। तो अब प्रकाश में विवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों? अब यहाँ पर आपको विवर्तन की जो ऑब्स्टिकल वाली बात है वो इम्पोर्टेंट आपको समझ आएगी। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो नैनोमीटर्स में है। ठीक है। तो डेली लाइफ में जो अपने जो कुर्सी टेबल में जो भी चीज़ें हैं, ऑब्स्टिकल्स जो हैं, वो हमारे सभी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है। सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स इसमें होता है, नैनोमीटर रेंज का कोई नहीं होता। तो इस कारण से प्रकाश का जो विवर्तन की घटना है वो हमारे को नॉर्मली दिखाई नहीं देती। कोई स्पेशल केस में या थोड़ा सा प्रभाव उसका दिखाई देगा, लेकिन वो नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जो ध्वनि तरंगे हैं उनका जो ऑर्डर है, उनकी जो कोटि है, वो हमारे जो डेली लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में होते हैं उनके ऑर्डर की होती है। इसीलिए वो बड़े आसानी से उनके से टकराती है और हर बार मुड़ती चली जाती है और एक स्थान से दूसरे कमरे में आपको वो सुनाई देती है। तो ये ध्वनि के विवर्तन की घटना का बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अब हम एक नई चीज इसके अंदर पढ़ेंगे, वो है हमारा अकॉस्टिक इम्पिडेंस। अब देखो, आपने इम्पिडेंस, तो मुझे पता नहीं प्रतिबाधा के बारे में आप लोगों ने कितना पढ़ा है। प्रतिबाधा जो है वो क्या होती है? देखो, हम जो प्रतिरोध जो होता है, जैसे हम धारा के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब भी किसी तार के अंदर धारा बहती है तो उसके बहने की दिशा में एक प्रतिरोध लगता है, और जो रुकावट लगती है उस रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। और फिर हमने उसको आगे जैसे जैसे फर्दर करा तो हमने उसके अंदर ये पाया कि उसमें केवल प्रतिरोध ही नहीं होता, उसमें प्रेरकत्व भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, धारित्व भी होता है, और उन सब का जो मिला जुला रूप है उसको हमने नाम दिया प्रतिबाधा। तो हमने वो इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज़ पढ़ रखी है। ठीक उसी प्रकार से ध्वनि के अंदर, जब ध्वनि एक माध्यम में गमन करती है तो ध्वनि, आप सभी जानते हैं कि आप जब बोलते हैं तो आपके बोलने की आयाम और तीव्रता के हिसाब से आपकी आवाज़ कुछ कितनी दूर जाएगी, उसके बाद वो सुनाई देना बंद हो जाती है। तो वो एनर्जी लॉस थोड़े ना हुई, वो एनर्जी डिस्पर्स हो गई। तो वो एनर्जी क्यों डिस्पर्स हुई? क्यों? कोई ना कोई ऐसी रुकावट थी उसके रास्ते में जिसने उस एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल दिया। तो उसी चीज का जो एस्पेक्ट है उसको समझ सकते हैं हम अकॉस्टिक इम्पिडेंस के द्वारा। ध्वनिक प्रतिबाधा मतलब ध्वनि के अंदर जो रुकावट पैदा करे वो हमारी प्रतिबाधा जो है वो ध्वनिक प्रतिबाधा के नाम से जानी जाती है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रतिबाधा या इम्पिडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ भी ध्वनि के संदर्भ में उसको Z से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हम उसको अब प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि हम उसको कैसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जब एक ध्वनिक अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम में संचरण करती है तो कण से कण पर दाब परिवर्तन होता है। तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो आपके एक मीडियम में चलती है तो क्या होता है, कण जो होता है वो कंप्रेस होता है, फिर एक्सपैंड होता है, फिर कंप्रेस होता है। तो इस कारण से हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हमने पढ़ रखा है कि दाब परिवर्तन होता है कणों में। माध्यम के किसी कण पर तात्क्षणिक दाब आधिक्य एवं उस कण के तात्क्षणिक वेग के अनुपात को माध्यम की ध्वनिक प्रतिबाधा कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी अकॉस्टिक इम्पिडेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ instantaneous excess of pressure to the instantaneous velocity of that particle in the medium।
इज कॉल्ड अकॉस्टिक इम्पिडेंस और Z। तो Z को अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, एक्सेस ऑफ प्रेशर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक्सेस ऑफ प्रेशर को हम P से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा P से भी कर सकते हैं, P से हम जनरली करते हैं, और कण का वेग जो है वो डेल वाई बाई डेल टी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अच्छा, अब हमने P जो है दाब आधिक्य है वो हमने पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ रखा है आपने, आयतन प्रत्यास्था गुणांक के साथ में पढ़ रखा है। तो आपने पढ़ रखा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, दाब आधिक्य बटे इसको स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन को डेल वाई बाय डेल एक्स, यानी उसकी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, या कोई विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा, इस तरीके से हम उसको परिभाषित करते हैं। तो वही चीज हम लिख लेते हैं, दाब आधिक्य जो है माइनस के डेल वाई बाय डेल एक्स से परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ के जो है वो आपका क्या है, बल्क मॉडुलस है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, और ये स्ट्रेन हो गया डेल वाई बाय डेल एक्स। स्ट्रेन को हम कहते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस तो हो गया आपका प्रतिबल, ये विकृति कहलाता है, डेल वाई बाय डेल एक्स विकृति कहलाता है, ठीक है। और P आपका दाब आधिक्य है, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है प्रत्यास्था के चैप्टर में, वही है से हमने इस फॉर्मूले को लिया है। तो हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, तो माइनस के डेल वाई बाय डेल एक्स हो गया, और अपॉन डेल वाई बाय डेल टी है ना। तो अब हम जानते हैं कि जो कण वेग है डेल वाई बाय डेल टी और तरंग वेग में हमने संबंध, एक तरंग समीकरण पढ़ी थी, उसको ज्ञात करने के लिए हमने पहले एक ये रिलेशन फाइंड आउट किया था, डेल वाई बाय डेल टी बराबर माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। अब ये मान हम यहाँ लगा देते हैं, ये लगाते ही क्या होगा, देखो डेल वाई बाय डेल एक्स कट जाएगा, माइनस माइनस साइन कट जाएगा, के अपॉन वी रह जाएगा, तो जेड का मान क्या हो जाता है, के अपॉन वी। अच्छा, अब हमने जो तरंग का जो वेग है वो हमने अनुदैर्ध्य तरंग के लिए ज्ञात किया हुआ है, क्या किया था हमने ज्ञात, अंडर रूट ऑफ के बाय रो, के जो है वो आपका प्रत्यास्था गुणांक है, और रो आपका घनत्व है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो k विल बी इक्वल टू रो वी स्क्वायर, और यहाँ पर हम k का मान जो है वहाँ पर रो वी स्क्वायर रख दें तो क्या हो जाएगा, z कम्स आउट इक्वल टू रो इंटू वी। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और है, अगर इसमें ये जो है ये हमारी प्रतिबाधा जो है वो जब भी कोई ध्वनि गति करती है तो हमारी ये प्रतिबाधा लगती है। अब इसके अंदर एक चीज और बता देती हूँ, वो है कि अगर वो x पॉजिटिव दिशा में कर रही है तो बाय नोटेशन हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर वो नेगेटिव दिशा में गति कर रही है तो हम उसको माइनस रो वी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। यह माध्यम की ध्वनिक प्रतिबाधा है, और ये क्या है, ये माध्यम के जड़त्वीय और प्रत्यास्थ गुणों पर आधारित है। इट इज डिपेंडेंट ऑन इनर्शियल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। इन प्रॉपर्टीज के आधार पर ही जेड का निर्धारण होता है। अब ये जेड से हम और क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।